A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight. Therefore, the ratio of their number of molecule is 1:4, 1:8, 7:32, 3:16. यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये दे रखा है गैसियस मिक्सचर, दो गैसियस है, एक नंबर 1 है O2, दूसरा है N2। ये दोनों का क्या दे रखा है, वेट का रेशियो दे रखा है। तो दे रखा है वेट ऑफ O2 डिवाइड बाई वेट ऑफ N2 इज इक्वल टू 1:4। तो बच्चों अगर ये वेट का रेशियो दे रखा है, हमको निकालना है क्या, हमको उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है। तो हमको वेट का नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, जिसका मोल्स ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो वेट ऑफ O2 मान लीजिए 1:, वेट ऑफ N2 का 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 4x, है ना। तो ये x ग्राम हो सकता है, ये 4x ग्राम हो सकता है, ये x kg होता है, ये भी 4x kg हो सकता है। तो उसके बाद हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास हमको लिखना पड़ता है। तो अगर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना दे रखा है यहाँ, हमने लिखा है x ग्राम, तो x डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, ठीक है ना। तो ये हो गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालेंगे। तो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू, इसका मास कितना था आप देखिए, इसका मास 4x था, हम लिखा है। तो अब कितना हो जाएगा, ये 4x बाई नाइट्रोजन था 28। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हो गया x/32, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हो गया 4x/28। हमको पता है, क्या पता है हमको, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स हम इसको लिखते हैं N0, है ना। तो अगर हम दोनों में से दोनों को N0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी कैन गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। सो हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/32 इंटू N0, है ना। वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x/28 इंटू N0, है ना। तो उसने क्या रखा है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों का पूछा है। तो वी कैन राइट हियर द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बाई रेशियो N2। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई और नंबर ऑफ वही मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 N2। तो कितना हो जाएगा, x/32 डिवाइड बाई 4x/28, है ना। ये दोनों N0 का कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा, x/32 इंटू 28/4x। तो क्या हो जाएगा, ये x कैंसल, तो दैट इज 7/32 और 7:32। दिस इज द आंसर, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या दे रखा है, तो यहाँ 7/32 दे रखा है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ देखते हैं C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7/32। समझ गए। तो ये प्रॉब्लम में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वेट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं, एक मोल का 6.023 इंटू 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करके हम फिर उसका रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22, 44, 66 एंड 88। तो यहाँ मॉलिक्यूल कौन सा है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो पहली बात हमको समझना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी दैट इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है कौन सा एलिमेंट का, तो उसका क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स में होगा। तो हमको जानते हैं CO2 में कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर है? 6। तो कार्बन का हो गया 6, और ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर कितना? 8। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 2 × 8। तो ये कितना हो गया? 6 + 16 = 22। तो इसका एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें 6 होगा। ऑक्सीजन का 8 है तो 8 × 16 होगा, तो 16 × 6 = 22। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? तो नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो बच्चों, हमको लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले हम देखेंगे 36 ग्राम ऑफ वाटर कितना मोल्स है, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मोल्स है, ये भी कितना मोल्स है, और ये भी कितना मोल्स। जिसका मोल्स ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लेते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ हम क्या निकालते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई क्या निकालते हैं उसका? मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये आप फॉर्मूला इसको जानते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर डालेंगे तो हम 36 ग्राम वाटर का अगर निकालते हैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? इधर कितना देगा मास? 36 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18, है ना। H2O, H2 का 2 × 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया? टोटल 2 मोल्स हो गया। समझ गए आप? तो वाटर का हमने देखा 2 मोल्स हो गया। अब उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम यहाँ निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा? उधर कितना 28 ग्राम दे रखा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा? उधर दे रखा है 28 डिवाइड बाई 28 इक्वल कितना होगा? 1 मोल। समझ गए आप? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और वहाँ दे रखा है 28 ग्राम्स। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो इसका देखते हैं पहले क्या है। इथाइल अल्कोहल 46 ग्राम देखा है ना, तो इथाइल अल्कोहल का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? C2 का 2 × 12 प्लस 1 × 5 × 1 प्लस H5 है, ऑक्सीजन का 16 प्लस H का 1, तो कितना हो गया? 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए अभी 24 5 से 29, 31, 16 वही 46 हो गया। कितना हो गया? ये 46 हो गया, = 46 ग्राम हो गया ना। तो हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ दे रखा है कितना? हमारा दे रखा है 46 ग्राम, तो 46/46 = वही 1 मोल हो गया। समझ गए? अब आखिर में कौन सा बचा? आखिर में बचा हमारा 15 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 दे रखा है 54 ग्राम। तो पहले हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ
molecular mass of N2O5 कितना हो जाएगा 2 इंटू N2 का कहते हैं नाइट्रोजन का 14 प्लस O5 5 इंटू 16 ठीक है ना। तो कितना हो गया 14 दिन 28 16 पंचा 80 तो कितना 108। तो इधर कितना दे रखा है आप देखिए यहाँ 54 ग्राम दे रखा है ना, यहाँ दे रखा है कितना 54 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 डिवाइड बाई 108 क्योंकि मास दे रखा है 54 और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 108 तो कितना होगा 1/2 मोल्स है ना। तो बच्चों पे देखिए ये हो गया हाफ मोल्स, ये हो गया 1 मोल, ये भी 1 मोल, लेकिन वाटर हो गया 2 मोल्स। तो सबसे ज़्यादा किसके मोल्स हैं वाटर का, तो वाटर में क्या होगा सबसे ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वी कैन राइट द आंसर इज पहला नंबर ए दैट इज 36 ग्राम ऑफ वाटर ठीक है। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड and excess of sodium hydroxide, the ratio of volume of hydrogen evolved is 1:1, 1:2, 2:1, 9:4। तो बच्चों ये हमको निकालने के लिए पहले वी शुड नो द टू रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन वो बोल रहा है जिंक ट्रीटेड सेपरेटली विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक का रिएक्शन जो होता है हमको पहले याद रखना पड़ेगा Zn जो रिएक्शन करता है किसके साथ, पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो Zn प्लस H2SO4। तो ये रिएक्शन आपको पहले याद रखना पड़ेगा। ये क्या होता है ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलता है ठीक है ना। अब दूसरा रिएक्शन क्या है वो पूछ रहा है Zn प्लस NaOH। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। Zn डायरेक्ट NaOH का रिएक्शन करता है क्या, उसके एक्सेस ऑफ वाटर भी जरूरत होती है ना। तो ये आपको दिस यू हैव टू रिमेम्बर दिस रिएक्शन। ये क्या देता है Na2, समझ रहे हैं आप। ये जब आप रिएक्शन याद रखोगे तभी आपको होगा ZnOH होल 4 दिस इज होल 4 है ना। तो और देता है क्या H2 गैस देता है। यहाँ H2 यहाँ भी H2 गैस है ना, इधर H2 गैस है, इधर भी H2 गैस है, और ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इधर जिंक भी 1 मोल, इधर जिंक भी 1 मोल। तो 1 इधर जिंक रिएक्शन करता है तो यहाँ भी H2 1 मोल ही निकलता है, और यहाँ Zn रिएक्शन करता है तो भी यहाँ H2 1 मोल निकलता है। तो पूछ रहे तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज अवेलेबल, तो इधर वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल मीन्स 1 ही वॉल्यूम होगा, तो इसका भी 1 होगा। तो आंसर कौन सा होगा ये वाला, ये समझ गया आप। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस। अगर आपने रिएक्शन से याद रख लिया तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये दे रखा है द 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड yields a residue weighing है ना। तो ये कौन सा आया था 1979 1 मार्क क्वेश्चन का था। तो ये भी I8 का क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर 2.16 ग्राम होगा, 2.48 ग्राम होगा, 26 ग्राम या 2.32 ग्राम। तो बच्चों ये पहले हमको समझना चाहिए सिल्वर कार्बोनेट दिस इज नथिंग बट मेटल कार्बोनेट। हम जानते हैं व्हेन मेटल कार्बोनेट इज हीटेड इज बीइंग स्ट्रांगली हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू मेटल ऑक्साइड्स। लेकिन ये जो सिल्वर के केस में इट इज सोमा डिफरेंट। सिल्वर क्या करता है, जब सिल्वर कार्बोनेट को हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, ये होता है सिल्वर तो एक सॉलिड के सिल्वर एलिमेंट निकल जाता है, और दूसरा क्या होता है सिल्वर मेटल निकल जाता है, और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस एवल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। तो हम लिखते हैं पहले रिएक्शन क्या है AgCO Ag2CO3 दिस इज सॉलिड। सो हम इसको क्या करेंगे स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो क्या होगा पहले Ag का सॉलिड निकलेगा प्लस CO2 निकलेगा प्लस O2 निकलेगा। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएगा 2Ag Ag2CO3 सॉलिड, और ये Ag भी सॉलिड, और CO2 ये भी गैस, और ये भी गैस निकल जाएगा। दिस इज ऑल्सो गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये दिस इज समवॉट डिफरेंट और अनोमली बिहेवियर ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। तो यहाँ आप देखिए पूछ रहा है 2.7 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट इज ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड से रेजिड्यू। यहाँ रेजिड्यू कौन बचेगा रहेगा, कौन सा रेजिड्यू? आप देखिए ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ऊपर चला जाएगा, हाफ ऑफ गैस ये भी ऊपर चला जाएगा, बचेगा कौन? Ag, बिकॉज दिस इज सॉलिड नेचर, सो ये रेजिड्यू रह जाएगा। तो हम देखते हैं Ag2CO3 का कितना हमारा क्या है मॉलिक्यूलर मास है। तो Ag2 का कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 108, क्योंकि मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ Ag = 108, प्लस C का कितना 12 प्लस O3 3 × 16 है ना, तो कितना हो गया 216 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो गया, ये हो गया 276, देखिए है ना। तो 276 ग्राम Ag2CO3 अगर 1 मोल हम हीट करते हैं ये कितना देता है 2Ag देता है। तो 2Ag मतलब कितना 2 × 108 यानी कितना होता है 216 ग्राम देता है। तो ये जो अभी हम यहाँ से ये पता चल गया हमको, अगर 276 ग्राम Ag2CO3 यानी सिल्वर कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो 216 ग्राम क्या देगा, सिल्वर देगा। समझ गए आप? तो दिस इज इम्पोर्टेंट, आप यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वी गॉट इट, फ्रॉम इक्वेशन वी गॉट क्या 276 ग्राम ऑफ Ag2CO3 yields कितना 216 ग्राम ऑफ सिल्वर है ना। तो 1 ग्राम ऑफ Ag2 से कितना निकलेगा 216/276, और इधर कितना ग्राम दे रखा है हमारा क्वेश्चन में 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर। सो 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा 216 डिवाइड 276 इंटू 2.76 है ना। तो ये जादू की तरह इधर कितना हो जाएगा 100 दैट इज विल इक्वल टू 2.16 ग्राम। तो यहाँ देखिए आपका उत्तर आंसर 2.16 हुआ, इधर दे रखा है क्या, तो यहाँ 2.16 ये आंसर दे रखा है। तो दिस इज करेक्ट इज 2.16 ग्राम। समझ गए आप? ये देखिए यहाँ सवाल दे रखा है इफ 0.50 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ 0.20 मोल ऑफ Na3PO4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो पहले वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट हियर नो। लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन्स इसमें 0.50 मोल दे रखा है BaCl2 का और 0.20 मोल ऑफ Na3PO4, तो ये दोनों रिएक्टेंट है। पहले हम दोनों रिएक्टेंट का लिखते हैं, रिएक्शन क्या होगा BaCl2 प्लस Na3PO4, तो रिएक्शन क्या देगा Ba3PO4 होल 2 प्लस NaCl है ना। तो ये रिएक्शन अगर इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ये रिएक्शन आपको याद रखना है। तो ये दे रखा है कौन सा कितना वैल्यू, ये दे रखा है 0.50 मोल और ये दे रखा है 0.20 मोल है ना। तो इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हमको ये जो क्लियरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलता है ये 3 मोल चाहिए, तो BaCl2 3 मोल चाहिए, जब Na3PO4 2 मोल चाहिए। तो यहाँ दे रखा है 0.50 मोल, तो 0.50 मोल के लिए कितना होगा, तो वी कैन राइट हियर फॉर 0.50 मोल ऑफ BaCl2 ये कितना जरूरत होगा, नाउ वी कैन राइट 2/3 इंटू 0.50, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/3 से कितना 0.33 मोल किसको चाहिए Na3PO4 का चाहिए है ना। लेकिन इधर कितना दे रहा है 0.20, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, सो वी कंक्लूड हियर Na3PO4 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना। तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ लिख सकते हैं Na3PO4 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो Na3PO4
is the limiting reactant. आप समझ गए। तो ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसका ये कितना ये वैल्यू दे रखा है, हमारा दे रखा है 0.20 है ना। ये 2 मोल से ये 1 मोल होता है तो 0.20 मोल में कितना हो जाएगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, सो वी कैन राइट हियर ना 2 मोल ऑफ Na3, 2 मोल ऑफ Na3PO4 प्रोड्यूसेस कितना 1 मोल ऑफ Ba3PO4 होल 2 है ना, ये प्रोडक्शन करता है। तो हमको कितना है 0.20 मोल है, तो वी कैन राइट हियर सो 0.20 मोल, सो 0.20 मोल ऑफ Na3PO4 कैन प्रोड्यूस, कैसा हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0.20 है ना, तो कितना हो जाएगा 0.10। दिस इज द आंसर। अब देखिए आप यहाँ 0.10 दे रखा है क्या, यस, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, दिस इज डी है ना। तो हमारा आंसर हो गया दिस इज डी। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल आसान है। अगर आपको फंडामेंटल पता है व्हाट इज मोलालिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1.0 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये एक ऐसा जो हमारा कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यानी वी कैन राइट मोलालिटी is equal to number of moles of solute divided by, समझ रहे हैं आप, 1.0 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी सॉल्वेंट लिया जाता है इसका जब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं मोलालिटी के हैसियत से ना। तो मोलालिटी जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1.0 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ देखा है मोलाल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स, यानी मोलालिटी इज written as मोलाल, सो मोलाल सॉल्यूशन इज दैट contains 1 mole of solute in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सो ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन आप देखिए बेटे, in which mode of expression the concentration of solution remains independent of temperature, है ना। टेम्परेचर कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे उसको इफेक्ट नहीं करता, इट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, दैट इज नथिंग बट मोलालिटी इज द आंसर। मोलालिटी क्यों आंसर बेटे, ये पहले आप समझना चाहिए। हम अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1.0 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर 1.0 kg ऑफ सॉल्वेंट में हम डालते हैं नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, वो डिटरमाइन करता है क्या, मोलालिटी। तो मोलालिटी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलालिटी उसका क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मोलालिटी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं डज नॉट अफेक्ट द मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास बदल नहीं सकता है टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर क्या कर सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है ना। टेम्परेचर कैन चेंज द वॉल्यूम बट टेम्परेचर कैन नॉट चेंज द मास। सो यहाँ जब मास अलग है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इन मास फॉर्म एंड 1.0 kg of solvent is in the mass also because both are in the mass form, so mass cannot be changed by the change of temperature, so molality remains independent of temperature. This is the correct answer. First you have to remember, because molality is purely based on the mass of the solute and mass of the solvent, right? So answer is the D. एक क्वेश्चन में क्या देखा, देखिए, how many moles of electron weighs 1 kilogram? The question is very easy. So we know the mass of one electron. We know
mass of one electron is equal to 9.108 into 10 to the power minus 31 kg। ये हमने याद रखा हुआ है ना। और 1 मोल इज इक्वल टू कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमको पता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 मोल का कितना मास होगा। सो वी कैन राइट सो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हम दोनों को गुणा कर देंगे, होगा कितना 9.108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 kg हो जाएगा, है ना। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हमारा कितना हो गया ना 9.108 इंटू माइनस 31 इंटू 6.023 इंटू 23 kg हो गया। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना kg हो गया तो एक केज में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ आंसर बिल्कुल आसान हो गया। सो इन 1 kg कितना मोल इलेक्ट्रॉन होंगे ना 1 डिवाइड बाई 9.108 इंटू 10 टू द माइनस 31 इंटू 6.023 इंटू 10 पर 23, है ना। तो 23, सो ये माइनस 31 23 कितना हो जाएगा -8, है ना। तो 1 डिवाइड 10 पर -8 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू पर 8 डिवाइड कितना हो जाएगा 9.108 इंटू 6.023, इतना मोल्स हो जाएगा। और क्या अभी देखिए आंसर है क्या, ये बिल्कुल डी में दे रखा है ना। तो आंसर इज नाउ हमारा हो गया कौन सा, ये डी वाला हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। तो दे रखा है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 56 ग्राम ऑफ Fe, 108 ग्राम ऑफ Ag, 108, यानी हर एक एलिमेंट के राइट साइड में उसका दे रखा है नो। तो हमको पता होना चाहिए अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल एटम कितना कंटेन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, दैट इज वी कैन राइट Na। और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स क्या करता है, वो पोजेस करता है। अगर 1 मोल हम एटम लेंगे ना, तो सभी के अगर हम मोल निकाल लेते हैं तो हम पता चल जाएगा। तो नंबर 1 में लिखते हैं पहले कितना 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये कितना होगा 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2 मोल, क्योंकि उसका मोलिकुलर मास कितना है और एटॉमिक मास कितना है 12। तो 24 है 12 कितना 2 मोल। 2 मोल तो 1 मोल में कितना है, एवोगाड्रो नंबर का होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2Na हो जाएगा। 2 मोल में कितना हो जाएगा 2Na हो जाएगा, समझ गए। यानी 2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ उसमें क्या रहेगा एटम्स रहेगा। दूसरे में क्या दे रखा है, ये हो गया A हो गया। अब दूसरा B देखिए, B क्या दे रखा है 56 ग्राम ऑफ आयरन, है ना। तो आयरन कितना 56 ग्राम दे रखा है, उसका एटॉमिक मास वही 56 है। तो कितना हो जाएगा 1 मोल। 1 मोल में कितना नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा ना, तो उसमें कितना एटम्स रह जाएंगे 1Na, यानी एवोगाड्रो नंबर, एक एवोगाड्रो नंबर का रह जाएगा एटम। अब C देखिए, C में क्या है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो 27, इसका भी एटॉमिक मास कितना है 27 दे रखा है, तो वो भी कितना हो जाएगा 1 एवोगाड्रो नंबर। अब D में देखिए, D में क्या दे रखा है 108 ग्राम ऑफ कौन सा Ag, उसका भी एटॉमिक मास कितना है 108। सो 108 डिवाइड बाई 108 इज इक्वल टू 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखिए ये चारों में
बी में वही यानी एल्यूमिनियम के केस में वही 1 एवोगाड्रो नंबर यानी 1 6.0 10^23 नंबर ऑफ एटम्स है। इसमें जो आयरन के केस में वही है और सिल्वर के केस में वही है, लेकिन कार्बन के केस में कितना है 2 मोल्स है यानी 2 नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है नहीं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, तो पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिक्सचर X इज इक्वल टू 0.02 मोल ऑफ CONH3 होल 5 SiO4 स्क्वायर ब्रैकेट Br एंड 0.02 मोल ऑफ CONH3 होल 5 Br स्क्वायर ब्रैकेट SiO4 वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन, है ना। तो अगर हम इसको लिखें, यहाँ देखिए मैथमेटिकली X इज इक्वल टू 0.02 मोल ऑफ CONH3 होल 5 SiO4 स्क्वायर ब्रैकेट Br प्लस 0.02 मोल ऑफ CONH3 होल 5 Br स्क्वायर ब्रैकेट SiO4, ये दोनों कितने में 2 लीटर सॉल्यूशन में प्रिपेयर हुआ है। तो आप देखिए ये एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है, ये दोनों इसका भी 0.02 मोल है और इसका भी 0.02 मोल है, लेकिन ये कितने में 2 लीटर सॉल्यूशन में प्रिपेयर हुए यानी 2 लीटर। अगर हम सिर्फ इसी सॉल्ट का बात करेंगे ऊपर वाले CONH3 होल 5 SiO4 स्क्वायर ब्रैकेट Br, तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा आप देखिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। जैसे 0.02 पर मोल पर लीटर है तो कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.02 मोल पर 2 लीटर, यानी इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा 0.01 मोल हो जाएगा, है ना, 0.01 मोल। इसका भी कितना हो जाएगा वही, ये भी हो जाएगा 0.01 मोल, क्योंकि ये भी 0.02 मोल है पर 2 लीटर, है ना। तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.01 मोल और इसका भी 0.01 मोल हो गया। अब ये जब क्या होता है, इसका ये कह रहा है ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर सॉल्यूशन क्या होता है, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर X इज मिक्स्ड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। आप देखिए यहाँ समझने वाली बात है, अगर ये मिक्सचर हम AgNO3 के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये वाले को अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, ये देखिए दूसरा BaCl2 के साथ, इसका भी 1 लीटर ले रहे हैं, ये मिक्सचर का 1 लीटर, ये मिक्सचर का 1 लीटर, दोनों को इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऊपर वाले को AgNO3 के साथ, दूसरे को इसके साथ कर रहे हैं BaCl2 के साथ करा रहे हैं। अगर AgNO3 के साथ इसको करा रहे हैं आप देखिए AgBr कैसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और क्या है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो BaCl4 फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl2 आ जाएगा, यानी ये ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ये रिएक्शन को पहले लिखना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह आप इसके सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ रिएक्शन पहले लिखते हैं। आप देखिए अभी जब रिएक्शन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। रिएक्शन अगर आपने सही लिख लिया तो और कोई बात है नहीं। CONH3 होल 5 SiO4 Br प्लस AgNO3, है ना, AgNO3, ये क्या फॉर्म करेगा आप देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा ये CONH3 होल 5 SO4, समझ रहे आप, NO3 प्लस AgBr, ये रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये इसके कितना मोल, ये हो जाएगा 1 मोल है और ये भी 1 मोल हो रहा है, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, है ना। तो ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ये 1 मोल और ये 1 मोल हो गया तो ये जो नया सॉल्ट वो बोल रहा है दिस इज वाई सॉल्ट, दिस इज वाई सॉल्ट, तो वाई सॉल्ट कितना हो जाएगा, अभी इसको हमने कितना लिया था रिएक्शन में 0.01 मोल, तो ये भी वाई सॉल्ट कितना हो जाएगा 0.01 मोल हो जाएगा। आप समझ गए, क्योंकि जब ये दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और ये बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये 1 मोल, ये भी AgNO3 1 मोल, ये भी प्रोडक्शन होता है, ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल। तो ये जो 1 मोल हम ले रखे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोल हमने भी निकाला, तो y कितना हो जाएगा, ये कितना 0.01 मोल। वैसे ही हम दूसरे को देखेंगे वो भी क्या हो जाएगा, वही 0.01 मोल हो जाएगा। अभी देखिए हम रिएक्शन वैसे लिखते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखते हैं कैसे होगा, CONH3
होल 5 Br है ना, इसमें Br ये क्या है, SO4 बाहर है, तो प्लस BaCl2, तो ये क्या हो जाएगा। अभी उसे अब देखिए, अगर हम लिखते हैं रिएक्शन को CONH3 5 Br SO4 हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा है ना, और इधर क्या हो जाएगा BaSO4 विल प्रेसिपिटेट, यहाँ AgBr प्रेसिपिटेट, ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आप देखिए ये भी 1 मोल था, BaCl2 भी 1 मोल, ये भी अभी 1 मोल, ये भी 1 मोल हो गया है ना। तो ये जो जेड सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, ये जेड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, इसका भी क्या होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोल हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो दे रखा है ये दोनों का सॉल्यूशन का कितना होगा आंसर, अभी देखिए y और z दोनों का आंसर कितना है, y का 0.01 मोल, z का भी 0.01 मोल। अभी देखते हैं यहाँ आंसर है क्या, 0.01 बिल्कुल है आंसर। अभी देखिए कौन सा आंसर, ये पहला वाला, दिस ये इज करेक्ट, समझ गए आप। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, तो वी कैन गेट द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप Fe54 Fe56 एंड Fe57, तो आयरन का 3 दे रखा है आइसोटोप, और तीनों का मास दे रखा है, एक का 54, उसका अबंडेंस कितना है 5% है, दूसरे का Fe56 का 90% और Fe57 का 5%। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Fe कितना होगा, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये 5% है तो 54 इंटू कितना हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 54 इंटू 5% है तो 5/100 प्लस ये कितना होगा 56 इंटू 90/100 प्लस ये कितना होगा 57 इंटू 5/100 है ना। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, तीनों में अगर 100 है तो हम कैसे लिख सकते हैं 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 डिवाइड में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टोटल 55.95। अब इसको देख लेना 55.95, ये आसान है बिल्कुल आंसर। 55.95 कहाँ देख रखा है, सो दिस इज द आंसर है ना। तो ये 5% है, ये 90% है, 5% है, तो 5% अगर हम लेते हैं तो इतना आंसर, 90% लेते हैं इतना और 5% इतना, तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखा डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट देखा 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम 15 ग्राम पर मिलीलीटर, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो हमको पहले लिखना पड़ेगा मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना हमको जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of the substance, mass of the substance divided by molecular mass। तो यहाँ मास कितना दे रखा है 120 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना दे रखा है 60, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 2, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया। वो बोल रहा है डिजल्ट में 1000 ग्राम ऑफ वाटर, समझ गए। तो 1000 ग्राम ऑफ अगर वाटर दे रखा है, गिव सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए यहाँ क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल कितना दे रखा है 1.15 ग्राम पर ml। यहाँ हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें 1000 ग्राम वाटर में 120 ग्राम यूरिया डालें, तो सॉल्यूशन का कितना मास हो जाएगा, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन हियर, मास ऑफ सॉल्यूशन
कितना हो जाएगा 1000 ग्राम वाटर प्लस 120 ग्राम यूरिया, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 1120 ग्राम, है ना। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है, डेंसिटी दे रखा हमको पता है m/v इज इक्वल टू डेंसिटी दैट इज 1.15। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर v इक्वल हम लिखते हैं, v इक्वल कितना हो जाएगा मास बाई 1.15। सो 1120 बाई 1.15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 0.974 लीटर हो जाएगा। समझ गए। तो 0.947 लीटर अगर हो गया तो वी कैन नाउ पुट हियर द मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 और लीटर सॉल्यूशन कितना है 0.974। सो मोलारिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स था हमारा 2 0.974। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.05 मोल। दिस इज द आंसर। समझ गए। तो यहाँ देखिए आंसर यहाँ दे रखा है क्या 0.05 मोल, 2.05 मोल हाँ दे रखा है बिल्कुल आंसर। तो आंसर यहाँ कौन सा हो गया 2.05 मोल, यानी आंसर इज 3। ठीक है। मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड by mixing 750 milliliter of 0.5 mole HCl and 2.50 milliliter of 2 mole HCl will be dash। तो मोलारिटी कितना दे रखा है, एक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले जो सॉल्यूशन है उसका देखिए आप, फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना दे रखा है, मोलारिटी कितना दे रखा है m1 इज इक्वल टू 0.5 मोल, v1 कितना दे रखा है 750 मिलीलीटर, यानी इसका वॉल्यूम है 750 मिलीलीटर और मॉलिक्यूलर मोलारिटी 0.5 मोल। दूसरा सॉल्यूशन का अगर हम सेकंड सॉल्यूशन का देखते हैं, उसका क्या दे रखा है, मास कितना दे रखा है, मोलारिटी कितना दे रखा है, देखिए मोलारिटी दे रखा है 2 मोल, दिस इज 2 मोल। और V2 यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 मिलीलीटर, है ना। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो आपको याद होगा। फॉर्मूला इज इक्वल दैट इज फाइनल मोलारिटी ऑफ एनी मिक्सचर सॉल्यूशन, दैट इज अगर हम लिखते हैं MF यानी मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो काम खत्म। M1 कितना हो गया 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 होल डिवाइड बाई 750 प्लस 250, 750 प्लस 250। समझ गए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 875 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.875 मोल। तो इसका आंसर है क्या 0.875 मोल। तो यहाँ दे रखा है 0.875 मोल। दिस इज द राइट आंसर। बस आपको एक क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड V1 V2, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या रखा है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ ए पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4। यहाँ 2 गैस है, नंबर 1 क्या दे रखा है O2 गैस, नंबर 1 O2 गैस और नंबर 2 N2 गैस। इनका क्या दे रखा है, मास का हमको रेशियो दे रखा है ना। तो बच्चों यहाँ हमको एक ध्यान रखना पड़ेगा, मास का जब देता है तो वी नो मॉलिक्यूलर मास, अगर मास के साथ हम रिलेशन जोड़ते हैं तो हमको पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स वी कैन आल्सो गेट, तो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स,
ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, है ना, ये हमको पता है। तो अगर मास द सब्सटेंस हमको दे रखा है, उसका डिफरेंस रेशियो दे रखा है ना, तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू मोलिकुलर मास इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस को दे सकते हैं। तो इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, मान लीजिए O2 हम लिख रहे हैं, मान लीजिए m O2 करें, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इनटू मोलिकुलर मास। अगर हम इसको करते हैं तो मोलिकुलर मास, मान लीजिए M1 MO कर दीजिए, यानी मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस यानी मास ऑफ द O2। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। तो अगर हम वैसे ही किसका निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं नाइट्रोजन का, तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ देखिए, अगर नाइट्रोजन का हम निकालते हैं वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन, है ना, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ द नाइट्रोजन हो जाएगा, मास ऑफ द नाइट्रोजन, है ना। तो अगर हम इसको रेशियो कर देते हैं, डिवाइड देते हैं और इसको भी रेशियो कर देते हैं, तो क्या हमारा बात बन जाता है। तो ये रेशियो कितना दे रखा है, 1:4, दैट इज 1/4। समझ गए आप। तो अगर 1:4 दे रखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो हम लिखते हैं क्या, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इनटू मोलिकुलर मास ऑफ O2 कितना है, 32 हमको पता है, इसका कितना है 28 हमको पता है, तो इज इक्वल दिस इज 1/4। समझ गए। तो यहाँ बिल्कुल आसान हो गया आंसर। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 28/32, इधर जाकर पलट हो जाएगा, तो कितना है 7/32। समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए आंसर दे रखा है 32, हाँ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो हमारा आंसर हो गया, दैट इज बी। तो आपको ये एक चीज यहाँ याद रखना है, जब मास का दे रखा है तो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्म ऑफ अ मोलिकुलर मास एंड ए number of moles. So we can get it easily the relation between the ratio of the mass. ठीक है।